अब देखो, ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक नमन है डी के गुप्ता ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में, और इसके साथ साथ डाउट नेट के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजते ही आपका एक शेड्यूल फिक्स हो चुका है कि मैं जीएस स्पेशल की क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा। 7 से 8 बजे 1 घंटे का टाइम आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने माइंड में इसे परमानेंट कर लीजिए कि मैं अब वीक में 6 डेज सप्ताह के 6 दिन आपके लिए शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जीएस का स्पेशल सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें जीएस के डिफरेंट सेगमेंट पर थ्योरेटिकल क्लासेस चलेंगी। यानी इस बार एक अलग अंदाज में आप क्लासेस करेंगे, एक एक अध्याय पर आपको विस्तार से जानकारी देते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक 1 घंटे का आपका स्पेशल सेशन जीएस स्पेशल के नाम से मैंने शुरू किया है, जिसमें मैंने जीएस के अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हिस्ट्री से शुरुआत की, और ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है जो यहां पर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं जिसमें जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो एकता, वेरी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। प्रभा कुमारी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे लाइव होते जा रहे हैं सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और आप सबके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो कोरोना संकट का दौर चल रहा है उसमें आप सुरक्षित रहें। तो बच्चों, आज आपके पास पढ़ने का एक बेहतर विकल्प है कि आप घर पर बैठकर भी अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और उसी कड़ी में डाउट नेट भी आपके लिए प्रयास कर रहा है कि आप घर पर सुरक्षित रहते हुए भी अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रख सकें। मिथुन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पिछले लगभग 4-5 दिनों से आपने स्पष्ट तौर पर ये बातें जान ली होंगी कि ये जो जीएस की क्लास आपकी स्टार्ट की गई है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ स्टार्ट की गई है, यानी इसमें केवल एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं मैं। मेरा उद्देश्य यह है कि संपूर्ण जीएस पर आपकी फंडामेंटल तैयारी इसी सेशन में हो जाए, चाहे कितना भी आपका वक्त लगे, लेकिन यह समय आपके लिए सदुपयोगी साबित हो, इसी इरादे के साथ मैंने जीएस स्पेशल का सेगमेंट स्टार्ट किया। तो नियमित रूप से आपको अब ये क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप 7 से 8 बजे प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक जीएस की क्लासेस कर सकेंगे, जिसमें मैंने इतिहास से शुरुआत की है और अध्याय के अनुसार आपकी पूरी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। अभी हिस्ट्री में हम लोगों ने ये जाना कि 3 सेगमेंट हमें पढ़ने हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, और इसके साथ साथ यहाँ पर एंशिएंट सेगमेंट के पहले अध्याय से हम लोगों ने शुरुआत कर दी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एकता आपको पूरी पीपीटी मिलेगी। ये पीपीटी आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती जाएगी। जो भी यहाँ क्लासेस आप देख रही हैं, जो भी मैं नोट्स खुद बना रहा हूं बोर्ड पर, ये पूरी पीडीएफ स्लाइड आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप नीचे लिंक दिया हुआ उस पर जाकर पूरा पीडीएफ पा सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए ये सहूलियत रहेगी कि आप क्लासेस बहुत अटेंटिव होकर सुने। आप चाहें तो खुद भी नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्लासेस में, और इसके साथ साथ आपको यहां से पूरा नोट्स मिलता जाएगा। बेबी कुमारी जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग जो भी लाइव सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। बिना औपचारिकताओं में समय गंवाए चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि कल तत्काल आपकी क्लास रोकनी पड़ी थी। शाम के 8 बज चुके थे और उस समय 8 बजे आपकी सीडीपी की क्लास का सेशन होता है, इसीलिए वो अध्याय पूरा होने में थोड़ा सा रह गया था। तो आज मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और इसके बाद आपको नए अध्याय की तरफ लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 पर हैं,
जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं वो 4 लेक्चर और भी देख सकते हैं। आपको यहां पर प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के मेरी बाकी क्लासेस को भी देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री में आपको क्या कराया गया उससे आपको पता चल जाएगा। और यहां पहले ही आपको बता दूं कि इस बार मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में आपका पूरा फंडामेंटल यहीं पे तैयार कराऊंगा। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि आपको यहां पर अगर एडवांस लेवल पर स्टडी करनी है तो आप कंप्लीट बैच में भी आ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल चीजों की तैयारी आपके इस सेशन में हो जाएगी। बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं उसके लिए भी वीरेंद्र कुमार जी ये बिल्कुल लाभदायक होगा। मैंने कहा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर जीएस एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जीएस के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, हर एक परीक्षा में आप देखें कुछ जनरल चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो और चाहे वो अदर कोई एग्जाम हो, सब में बराबर महत्व होता है उनका। क्योंकि DSSB में तैयारी करने वाले बच्चे जानते होंगे कि जो आपका कॉमन पेपर होता है उसमें जर्नल अवेयरनेस का जो लेवल है वो एक अच्छे स्तर के प्रश्नों को पूछने वाला लेवल होता है। यानी वहां पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में या जीएस में, वो आप पाएंगे कि लगभग सीजीएल जैसे प्रश्न होते हैं, या रेलवे की परीक्षाओं में जो स्तरीय प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस की आप तैयारी करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए सेशन बहुत लाभदायक साबित होगा। चलिए तो मैं क्लास की शुरुआत करूं। क्लास की शुरुआत से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए शेयर करूंगा। आज आपका ये इंतजार समाप्त हो रहा है। आप बहुत दिन से मुझसे पूछ रहे थे कि सर DSSB पर कौन कौन सा कोर्स आ रहा है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आज आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही शाम के 9:30 बजेंगे आपको पूरी विस्तार से यहां पर जानकारी मिलेगी, क्योंकि डाउटनट अपनी तरफ से एक महाघोषणा करने जा रहा है जिसमें DSSB के PRT और TGT के बैच के बारे में आपको संपूर्ण बातें बताई जाएंगी कि आप बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। आज आपकी घड़ी में जैसे ही 9:30 बजेंगे आप इस महाघोषणा वाले सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। आप इसे फॉलो करिएगा। आपको DSSB के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां मिल जाएगी कि कोर्स क्या है, कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है। कुंदन कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। संतोष कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। तो यहां पर पहले ही आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आज 9:30 बजे आपके लिए एक महाघोषणा होने जा रही, जिसमें DSSB के जो भी कोर्स यहां डाउटनट की तरफ से लाए जा रहे हैं उसकी पूरी सूचना, उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। हाँ संतोष कुमार जी, सर यूपी टेट के लेवल का है सर जी, बिल्कुल यूपी टेट में भी आपको इसका लाभ संतोष जी मिलेगा। तो चलिए अब मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। चंद्रमोहन जी आपका भी स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। और आज के मैं हिस्ट्री के सेशन में जो यहां पर आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। हाँ स्वाति जी आपने कहा सर TGT नेचुरल साइंस की क्लासेस भी अवेलेबल है। बिल्कुल स्वाति जी, आपको TGT नेचुरल साइंस की क्लासेस भी इसी जीएस स्पेशल के सेगमेंट में मिल जाएंगी। और साइंस वाले सर सुमित सर आपके लिए बहुत जल्दी बायोलॉजी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे या फिजिक्स के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। दीपक कुमार मंडल जी वेरी गुड इवनिंग, और सानिया जी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। तो हम लोग बच्चों जो बात कर रहे थे वो टॉपिक था साहित्यिक स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग जो टॉपिक पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो था साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस। अब अगर लिटरेरी सोर्सेस की बात की जाए तो इसमें आपने अब तक जो चीजें पढ़ी हैं उससे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ सानिया जी आप पूछ रही हैं सर DSSB में भी मैं दे सकती हूं, मैंने बीएड किया है। बिल्कुल सानिया जी, अगर आपने DSSB की तैयारी की होगी तो आप ये बात जानती होंगी कि सीटेट क्वालिफाइड है अगर आप, तो PRT के लिए आप एलिजिबल हो गई। और अगर सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया तो आप TGT के लिए भी एलिजिबल है। तो इस तरह से आज आपको इस पर संपूर्ण जानकारी अभी 9:30 बजे रात में जब यहां महाघोषणा होगी मिल जाएगी। तो
लिटरेरी सोर्सेस के बारे में काफी कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी। आज हम लोग इसी के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राह्मणेतर साहित्य पर। ब्राह्मणेतर साहित्य यानी नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट की मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को यह स्पष्ट कर दूं कि जब आप साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में आपने पढ़ा था कि भारत के संदर्भ में जो इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्य हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक है जिसमें भारतीय साहित्य की बात होती है या देसी साहित्य की बात होती है, इंडिजिनस लिटरेचर या इंडियन लिटरेचर, और एक है विदेशी ग्रंथों की बात होती है, फॉरेन टेक्स्ट की बात होती है। तो देसी साहित्य के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि एक कैटेगरी धार्मिक साहित्य की है, रिलीजियस टेक्स्ट की है, और एक यहां पर लिटरेचर आप वहां पर धर्मेतर साहित्य की बना सकते हैं कैटेगरी, या उसे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कह सकते हैं, या उसे आप लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। हाँ, अंजू कुमारी जी वेरी गुड इवनिंग। तो यहां पर कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि धार्मिक साहित्य की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें भी एक यहां कैटेगरी आती है ब्राह्मण साहित्य की, जिसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात होती है। टीना पांचाल जी वेरी गुड इवनिंग। तो जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं या वैदिकोत्तर साहित्य की बात करते हैं तो वो हिंदू धर्म के ग्रंथ हो गए जो आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें काफी डिटेल से मैंने आपको चीजें बताई। अब आज हम लोग यहां पर ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करने जा रहे हैं। तो ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब होता है जो हिंदू धर्म से इतर धार्मिक ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि यहां पर अगर देखा जाए तो आप पाएंगे बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों की बात होगी। तो ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब क्या हुआ बच्चों? कम से कम दो चीजें इसमें आपको तैयार करनी है। एक इसमें आप कह सकते हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, और दूसरा है जैन साहित्य, जैन साहित्य यानी जैन लिटरेचर। तो सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि ब्राह्मणेतर साहित्य किसे कहेंगे और ब्राह्मण साहित्य किसे कहेंगे। तो धार्मिक साहित्य में भी, रिलीजियस टेक्स्ट में भी दो कैटेगरी आप बना सकते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। तो जब आप ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो जो वेद, पुराण, इस तरह के ग्रंथों के बारे में आप पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, वो सब ब्राह्मण साहित्य थे। लेकिन जब आप बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य की बात करते हैं तो यहां पर आप कुल मिलाकर ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करने जा रहे हैं। हाँ, सानिया आपने कहा सर मैंने सीटेट पेपर 2 दिया है, DSSB की तैयारी नहीं की है, तो इस बार तैयारी कर सकती हूं और एग्जाम दे सकती हूं। बिल्कुल सानिया, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और बिल्कुल आप दे सकती हैं। और फिर यहां पर टीना पांचाल जी आप कह रहे सर टॉपिक वैसे ही पढ़ाएंगे क्या? मैं टॉपिक वाइज ही लेकर के आगे बढ़ूंगा। टीना जी, आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि आपको संपूर्ण टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर इस पर MCQ भी कराऊंगा। पूरा अध्याय समाप्त होगा, उस अध्याय से जुड़े हुए कुछ यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, और इसके साथ साथ अध्याय अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। गोपाल कुमार जी, आपको भी मेरा नमस्कार है। श्वेता कुमारी, सर आर्मी स्कूल वैकेंसी के बारे में बताइए। बिल्कुल श्वेता, आर्मी स्कूल वैकेंसी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी बहुत जल्दी। इस पर एक इवेंट के लिए मैं प्लान कर रहा हूं और कहूंगा DK सर आकर के आपके लिए एक इवेंट करें और आपको आर्मी स्कूल पर भी सारी जानकारी दें। रिचा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो यहां पर अब मैं जो टॉपिक आपको करा रहा हूं आप सब उसी पर फोकस करें। यानी ये स्पष्ट हो गया कि हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैन साहित्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जरा मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य से यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और जब हम लोग बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम जो आप जोड़ सकते हैं, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो है त्रिपिटक।
त्रिपिटक। त्रिपिटक। अब त्रिपिटक का नाम से ही आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप नोटिस करें कि इसमें दो शब्दावलियां आपको सुनाई दे रही हैं। एक है त्रि। त्रि शब्द का मतलब होता है, ये संस्कृत के शब्दों से बना है जिसका मतलब होता है तीन। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टर्म है पिटक। पिटक, पिटक बेसिकली अगर देखा जाए तो पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था प्राचीन काल में संस्कृत भाषा से अन्य जो भाषाएं विकसित हुई उनमें पाली और प्राकृत का नाम आता है। तो पाली भाषा में पिटक की रचना की गई है और पिटक शब्द पाली भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी यानी बास्केट। तो इस तरीके से त्रिपिटक का एक शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे विषय एक टोकरी के रूप में, टोकरी में आप क्या करते हैं, किसी चीज को कलेक्ट करके रखते हैं, संग्रह। तो ये बौद्ध धर्म के संग्रह हैं जिसमें उनके सिद्धांतों के भी संग्रह है, बौद्ध संघ के नियमों के भी संग्रह है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों के भी या उनके शिक्षाओं के भी संग्रह है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो इस तरह के विषयों पर कलेक्शन है, संग्रह है, उसी की रचना का नाम है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का मतलब इसमें तीन पिटक शामिल है और ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संग्रह है या कलेक्शन है। तो ये नाम कैसे पड़ा है समझ गए। परीक्षा में हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आ जाए, तो ध्यान रखिएगा पिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी यानी बास्केट। अब जब हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पिटक आ जाता है, उसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला तथ्य इस पर क्या महत्वपूर्ण है कि ये पाली भाषा में रचित है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि तीन के तीनों पिटक किस लैंग्वेज में लिखे गए, पाली लैंग्वेज में। तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। एक तो ये टर्म आप याद रखिएगा। दूसरा, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है आनंद, और आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम था आनंद, जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की है। और तीसरी बात, हाँ बिल्कुल कीर्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। आपने कहा सर आर्मी एग्जाम तक जीके हो जाएगा पूरा। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कीर्ति जी कि यहां पर मैं जीएस स्पेशल की क्लास सेगमेंट वाइज शुरू कर रहा हूं और मैं एक टारगेट के साथ चल रहा हूं। आप अगर ये चाहती हैं कि सर पूरा का पूरा सिलेबस पूरा हो जाए तो उसके लिए तो यहाँ पर पेड बैचेस चलते हैं जिसमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है। आपके एक दिन में 6-6, 7-7 पीरियड चलते हैं। तो आप उस चीज की उम्मीद करती हैं कि यहाँ हो जाए। मैं ये कमिटमेंट नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट जरूर करता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बेहतर मिलेगा कंटेंट, और आपको इस फॉर्म में पूरी तैयारी यहाँ कराई जाएगी और आप जितना समय दे सकेंगे उतना ही आपकी बेहतर तैयारी होगी। आप आकर खुद भी परख सकते हैं। हाँ कुंदन जी, सर हिस्ट्री की वीडियो तो टेलीग्राम चैनल पर क्यों नहीं सेंड करते हैं? कुंदन जी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मेरी सारी वीडियोस दिख जाएंगी और इसके साथ साथ नीचे आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया गया होगा जिस पर जाकर भी आप सारा डिटेल देख सकते हैं। दामिनी जी वेरी गुड इवनिंग। तो यहां पर पहले ही स्पष्ट कर दूं कीर्ति जी कि आप कितने धैर्य के साथ क्लासेस कर पाती हैं, आप कितना सेशन अटेंड कर पाती हैं, इसके आधार पर आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। प्रतिदिन आपको इसका लाभ दिखेगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, इन्होंने रचना की है सुत्त पिटक की। तो इस सुत्त पिटक के रचनाकार का नाम भी याद रखिएगा। ये किस भाषा में लिखा गया, परीक्षा में आ जाए तो पाली भाषा में। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इसमें महात्मा बुद्ध की धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। महात्मा बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं मिलती हैं, यानी उनकी रिलीजियस टीचिंग्स मिलती हैं।
तो जो उनकी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसका संग्रह इसके अंतर्गत दिया गया। ये 3 बातें कम से कम आपको बहुत स्पष्ट तौर पर याद रहनी चाहिए। परीक्षा में अगर इस पर आधारित कोई प्रश्न आया तो कम से कम इतनी चीज आपको पता रहे कि सुत्त पिटक क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। त्रिपिटक ही बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य माना गया। किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में। इसकी रचना किसने की? इसके रचनाकार कौन है? ऑथर कौन है? तो आनंद ये कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उनके राइट हैंड माने जाते थे। और महात्मा बुद्ध की धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह यानी उनके रिलीजियस टीचिंग्स का कलेक्शन इसमें दिया गया, यानी महात्मा बुद्ध के रिलीजियस सरमन्स इसमें मिलते हैं, उनके धार्मिक उपदेश इसमें मिलते हैं। तो ये बात याद रहेगी। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आ जाते हैं, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक की अब मैं बात करूंगा। देखिए, विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सबसे पहली बात वही याद रखिए आपकी, ये भी पाली भाषा में। 3 के तीनों पिटक के बारे में परीक्षा में आएगा, किस लैंग्वेज में है, तो आंसर आपको लगाना है पाली लैंग्वेज में। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इस पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके रचनाकार कौन है, ऑथर कौन है, इसे लिखा किसने है, तो उपाली ने। और उपाली कौन थे? तो ये भी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य। तो महात्मा बुद्ध के डिसिपल्स में, उनके शिष्यों में 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण है। एक है, ध्यान रखिएगा, आनंद, और एक है उपाली। इनको उनका परिचारक माना जाता है, यानी उनके सेवादार थे, उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। तो आनंद और उपाली नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, टीना आप कह रही सर मुझे नोट्स बनाना है, नोट्स के बारे में थोड़ा बता दो प्लीज सर। टीना, आप अगर नोट्स डेवलप कर रही हैं तो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप शॉर्ट नोटिंग करते जाएं, और इसके साथ साथ आप लेक्चर भी सुन रही हैं तो बहुत सारी चीजें माइंड में वैसे ही बैठ रही। आप इस रूप में अगर शॉर्ट नोट्स भी डेवलप करेंगी तो आप पाएंगे कि जिस दिन मैं कहूंगा कि आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो आप देखिएगा आपके हो सकता है 50 पेज का पूरा एक नोट्स तैयार हो गया हो, और क्विक रिवीजन के लिए ये पूरा नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो नोट्स का एक तरीका, पेन पेपर मोड में क्लास करने बैठे अटेंटिव रहें, ध्यान से सुने, मैं लिखने में समय दे रहा हूं तो आप भी लिखें। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी पूरी पीडीएफ भी पा सकती है, लिंक नीचे दिया गया है, लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ भी मिलेगा, इसकी पूरी स्लाइड आपके पास रहेगी, और साथ में आप यहां पर जो नोट्स मैं बनवा रहा हूं उसे भी खुद से कर सकते हैं। चलिए, सोनम रावत जी, वेरी गुड इवनिंग। तो उपाली और आनंद का नाम जहन में जरूर रहना चाहिए, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। फिर तीसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, बौद्ध संघ के नियम। देखिए, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के जन्म के बाद, या बौद्ध धर्म के आप कह सकते हैं प्रवर्तन के बाद, जब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, प्रारंभ किया, शुरुआत की, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। और बौद्ध संघ की स्थापना के बाद उन्होंने क्या किया कि उसके कुछ नियम निर्धारित किए। उन नियमों के अनुसार उन बौद्ध सन्यासियों को जीवन यापन करना पड़ता था, बौद्ध भिक्षुओं को जीवन यापन करते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। तो जो बौद्ध धर्म के सन्यासी होते थे उनको मोंक कहते थे, यानी उन्हें बुद्धिस्ट मोंक या बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। तो बौद्ध भिक्षुओं को जिन नियमों का आचरण करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था, उन नियमों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं इसमें बौद्ध भिक्षुओं के जीवन नियम के बारे में दिया गया है, या इसमें बुद्धिस्ट काउंसिल जो बनाई गई थी, जो बौद्ध संघ बनाया गया था, उसके कुछ नियमों का वर्णन मिलता है। तो जब भी परीक्षा में आएगा कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम किस पिटक में मिलते हैं, तो आंसर क्या लगाइएगा? विनय पिटक। इसके रचनाकार कौन है, ऑथर कौन है? उपाली। और यह किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं तीसरे पिटक पर। तो तीसरे पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक।
अभिधम्म पिटक। अब अभिधम्म पिटक पर बात की जाए अगर, तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत कहां से आप करेंगे। हाँ कुंदन सर, डेली क्लासेस का नोट्स बना रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल कुंदन, मैंने ये सीरीज ही शुरू की है आपके लिए, और आप देख रहे होंगे एक चीज नोटिस करिएगा कि मैं चैप्टर वाइज बड़े आराम से यहां पर क्लासेस को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। और ऐसा भी मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि अभी आगे थोड़ी सी गति बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि आप बहुत सहज और सरल तरीके से मेरी क्लासेस फॉलो कर सकें। और मैं कंप्लीट कंटेंट के साथ आपकी क्लास लेने जा रहा हूं बच्चों। इस बार आपको क्लास में आनंद आएगा, और आप देखिए फंडामेंटल इतना बेहतर तैयार होगा कि लगेगा हमने बिल्कुल अलग शैली में क्लास की है। ऐसा नहीं कि केवल प्रश्न आए उत्तर बताइए, प्रश्न आए उत्तर बताइए, उस शैली से आप बाहर निकल चुके हैं। अब आप एक एक अध्याय के अनुसार कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे भी, और माइंड में भी वो बात बैठेगी। तो कुंदन जी, आपसे एक प्रॉमिस रहा कि मैं आपको संपूर्ण हिस्ट्री यहां पर पढ़ाने वाला हूं, और केवल हिस्ट्री नहीं, मेरा जीएस का स्पेशल सीरीज आपके लिए निरंतर आगे चलता रहेगा। चलिए, तो अब मैं जरा अभिधम्म पिटक के बारे में बच्चों बता दूं। यहां पर मैं ये कह रहा था कि जब भी आपसे इसकी भाषा को लेकर प्रश्न आएगा तो फिर वही जवाब दीजिएगा, ये भी पाली भाषा में, यानी त्रिपिटक पूरा का पूरा पाली लैंग्वेज में, चाहे सुत्त पिटक पूछे, चाहे विनय पिटक, चाहे अभिधम्म पिटक। फिर इसके साथ साथ दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो अभिधम्म पिटक के रचनाकार हैं, इनका नाम है मोगलीपुत्त तिष्य। मोगलीपुत्त तिष्य इसके रचनाकार है बच्चों, और शायद इनका नाम आप सबने एंसेंट हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये किस जमाने से संबंधित है, तो सम्राट अशोक से संबंधित है। जब आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर इनका जिक्र आता है, क्योंकि सम्राट अशोक को मोगलीपुत्त तिष्य ने भी शिक्षा दी थी, इनसे प्रेरणा प्राप्त की थी अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए। तो मोगलीपुत्त तिष्य ही, अब आप समझ गए होंगे इनका जिक्र कहाँ आया। जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की है। तो ये अभिधम्म पिटक के रचनाकार है, उसके ऑथर है। पाली लैंग्वेज में ये भी लिखा हुआ है, और इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन मिलता है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन मिलता है। दार्शनिक विवेचन यानी फिलॉसफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष क्या, उसकी फिलॉसफी क्या, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया इसमें, कि महात्मा बुद्ध के जो आदर्श थे, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन था, बुद्धिज्म का जो मेन फिलॉसफी है या उसकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो क्या है, उसे डिस्क्राइब किया है यहाँ मोगलीपुत्त तिष्य ने। तो ये तीन बातें महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से आप नजर डाल सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि जब भी बौद्ध साहित्य पर बच्चों प्रश्न आए कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, तो आंसर क्या लगाइएगा, त्रिपिटक। फिर इसके बाद अगर पूछते हैं कि त्रिपिटक क्या है, तो यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। त्रि का मतलब तीन होता है, पिटक का मतलब टोकरी होता है, यानी इसमें बौद्ध धर्म का संग्रह है, उसके विचारों का संग्रह है, उसके धार्मिक उपदेशों का संग्रह है, इस तरह की चीजें इसमें समाहित है, इसीलिए इसका नाम त्रिपिटक है। अब ये तीन पिटक कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक आपको बता दिए, तीनों के रचनाकार बता दिए, तीनों की भाषा बता दी, और तीनों में मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। यानी प्रतिपाद्य विषय का मतलब कि इसमें मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो तीनों के सब्जेक्ट मैटर भी याद रखिएगा कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेश या विचार या उनकी धार्मिक शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है या बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में यहां पर आपको मैंने बताया बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बौद्ध धर्म के कुछ अन्य साहित्य की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है जातक कथाएं। जातक कथाएं यानी जातक स्टोरीज। अब जातक स्टोरीज के बारे में भी बच्चों याद रखिएगा
कि ये भी पाली भाषा में रचित है, ये भी पाली लैंग्वेज में है। दूसरी बात, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं मिलती हैं, पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं मिलती हैं। ये काल्पनिक कथाओं का एक संग्रह है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है, यानी फॉकटेल ऑफ प्री बर्थ ऑफ महात्मा बुद्ध। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 550 मानी गई। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक हो गया ये पाली भाषा में ये भी रचित है, दूसरा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है ये, और तीसरा इसमें इनकी संख्या लगभग 550 मानी गई। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है निकाय। निकाय। अब अगर हम निकाय की बात करते हैं तो ये भी यहां पर, हाँ कुंदन जी, संकल्प बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक 2 फरवरी। बिल्कुल कुंदन जी, आप बिल्कुल सही हैं। 2 फरवरी से संकल्प बैच शुरू हो रहा है और संकल्प बैच के बारे में एक महाघोषणा अभी आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको टाइम बता दिया कुंदन जी, 9:30 बजे का समय नोट डाउन कर लीजिए। 9:30 बजे आपको महाघोषणा में सारी जानकारी मिलेगी। तो निकाय की बात की मैंने, निकाय भी बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है और दरअसल माना जाता है कि सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है और ये निकाय भी पाली भाषा में है। और इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किस लिए महत्वपूर्ण है जरा इसको समझिए, ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। इसी में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो आप आगे इतिहास में एक अध्याय पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में 16 बड़े बड़े जनपद राज्यों का उदय हुआ था जिन्हें महाजनपद कहा गया। हाँ निशा जी वेरी गुड इवनिंग, और सानिया जी बिल्कुल। संकल्प बैच क्या है सर, इसके बारे में आपको 9:30 बजे सारी जानकारी आज मिलेगी। तो जो बच्चे भी संकल्प बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं 9:30 बजे आप लाइव हो जाइएगा। आज आपको एक अनाउंसमेंट मिलेगी जिसमें संकल्प बैच क्या है पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो परीक्षा में आएगा किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो आंसर क्या लगा कर आइएगा, अंगुत्तर निकाय। ये भी पाली भाषा में है, सुत्त पिटक 5 निकायों में बटा है और यह भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण साहित्य है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के पाली भाषा में रचित साहित्यों में आपने एक तो पिटक के बारे में जाना, फिर जातक के बारे में जाना, फिर निकाय के बारे में। मैं और आगे बढ़ूं तो मैं कहूंगा कुछ अन्य ग्रंथों के नाम भी याद रखिएगा, जैसे मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों की अब बात कर लेता हूं। इस पर भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये मिलिंद पन्हों क्या है। मिलिंद पन्हों, देखिए ये जो टर्म आप देख रहे हैं मिलिंद पन्हों, ये टर्म पाली भाषा का है, यानी ये भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली भाषा में ये भी है। दूसरा, इसके साथ साथ ध्यान रखिए इसमें एक यूनानी राजा है, यूनानी, या जिसे हिंद यमन शासक हम कह सकते हैं, इंडो ग्रीक हिंद यमन शासक मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप आगे पढ़ेंगे कि भारत में कुछ विदेशी राजवंशों ने सत्ता स्थापित की थी। हाँ तो कुंदन जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुंदन जी कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। सविता मिश्रा जी वेरी गुड इवनिंग। तो यूनानी या हिंद यमन वंश के एक शासक हुए मिनांडर। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर इन्होंने अपना राज्य कायम किया था और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इनके बौद्ध धर्म अपनाने की कथा का वर्णन मिलता है जिस बुक में, उसका नाम है मिलिंद पन्हों। तो बौद्ध धर्म अपनाने की कथा, यानी ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। तो ये भी बौद्ध धर्म का साहित्य है, पाली भाषा में है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर के बारे में वर्णन मिलता है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है नागसेन। ये एक बहुत महान बौद्ध विद्वान हुए। नागसेन ने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि इसके रचनाकार नागसेन है। नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और इसी बात का वर्णन मिलिंद पन्हो ग्रंथ में मिलता है। ऐसे ही मौर्य काल के विषय पर जानकारी देने वाला पाली भाषा में रचित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश भी बौद्धों का बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मौर्य काल के विषय में हमें जानकारी देता है। मौर्य वंश से संबंधित हमें महत्वपूर्ण बातें इससे पता चलती हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था सिर्फ अब के वही दे सकते हैं डीएसएसबी का एग्जाम। नई सानिया अभी आपको शायद इसके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता। DSSB ने नई वैकेंसी अनाउंस की है। आज उसके बारे में आपको सारी संपूर्ण जानकारी शाम को 9:30 बजे मिलेगी। तो आप सब व्याकुल ना हो, व्यग्र ना हो, 9:30 बजने की प्रतीक्षा करें। तब तक आप तन्मयता के साथ क्लास करिए, अटेंटिव होकर क्लास करिए। 9:30 बजे आप लाइव हो जाइएगा। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मिलेगी जिसमें पूरी DSSB से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत में जो हैं और ये बौद्ध धर्म के महाकाव्य माने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जो संस्कृत भाषा में रचित है, जिसमें खासकर बुद्ध चरित का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध चरित, और इसी तरीके से एक दूसरा है सौंदरानंद। सौंदरानंद, तो बुद्ध चरित और सौंदरानंद को बौद्ध धर्म में संस्कृत महाकाव्य का दर्जा मिला हुआ है। और ये जो दोनों साहित्य हैं इनकी रचना, दोनों की रचना अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान ने की थी। दरअसल कुषाण वंश के एक राजा हुए कनिष्क, और कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष। तो अश्वघोष, अगर यहाँ पे पट्टी चल रही होगी तो उसे रोक दीजिएगा, बच्चों को शायद दिखने में दिक्कत हो। तो यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि संस्कृत का महाकाव्य है बौद्ध धर्म का, वो है बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित और सौंदरानंद संस्कृत भाषा में लिखा गया, रचा गया। किसने रचा? तो अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन थे? एक बौद्ध विद्वान थे, सम्राट कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, उनके समय के बौद्ध विद्वान थे। और इन्होंने महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी है और महात्मा बुद्ध की जीवनी या उनकी बायोग्राफी का ही नाम है बुद्ध चरित। सौंदरानंद में महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई द्वारा यहां पर एक कथा मिलती कि कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये सब बौद्ध धर्म के साहित्य थे। तो ये थे बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब आ जाते हैं हम लोग जैन साहित्य पर बात करते हैं, जैन ग्रंथों पर बात करते हैं। जैन ग्रंथ, जैन टेक्स्ट पर मैं बात करूंगा। तो देव भरद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहा सर 42-21 पोस्ट जो जुलाई 2021 में फॉर्म भरा गया था उसका एग्जाम कब होगा? तो देव भरद्वाज जी, आपको एक जानकारी दे दूं कि इससे संबंधित एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक न्यायालय अपनी तरफ से इस पर स्पष्ट कोई निर्णय नहीं दे देता है, माननीय न्यायालय के द्वारा जब तक इस पर कोई फैसला नहीं दे दिया जाता है, तब तक इस पर DSSB कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता है, स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। तो आपको यहां पर वेट करना होगा कि न्यायालय के तरफ से क्या निर्णय आता है। ठीक है, तो बाकी असिस्टेंट प्राइमरी के लेवल पर भी कुछ मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो जब भी न्यायालय इस पर फैसला देगा, देव भरद्वाज जी, आपको अपडेशन जरूर मिल जाएगा। हाँ, टीना आप पूछ रही सर महावंश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दो। देखिए, आप अगर टीना जी बहुत विस्तार से चीजों को देखना चाहती हैं तब तो मैं कहूंगा आप कंप्लीट बैच में ही ये सब पढ़िएगा। लेकिन एक बात आश्वस्त कर दूं कि फंडामेंटल लेवल पर इतनी बात भी आप जानती हैं आपके लिए एनफ है। विश्वास रखिए, इतनी चीज आप जान गई। दीपवंश, महावंश क्या है? बौद्ध धर्म का साहित्य है, मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है, पाली भाषा में रचित है और श्रीलंका से इसका कुछ संबंध जुड़ा हुआ है। इस तरह की चीजें इसके अंतर्गत दीपवंश और महावंश में शामिल है। तो उसका संबंध सम्राट अशोक के समय से भी है, लेकिन मैंने आपको संक्षिप्त में बातें बता दी। अब थोड़ा जैन ग्रंथ के बारे में भी आप सुन लें। देखिए, जैन साहित्य के बारे में एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राकृत भाषा में रचित है। ये जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट मिलते हैं,
वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे, जो जन साधारण लोगों की भाषा थी, लेकिन महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानी जाती थी। ये आप कह सकते हैं काफी कुछ जो है विद्वानों की भाषा के रूप में परिभाषित थी। तो एक बात ध्यान रखिए, बौद्ध साहित्य, जो प्राचीन बौद्ध साहित्य है वो पाली में है, और जो प्राचीनतम जैन साहित्य है वो प्राकृत लैंग्वेज में है। तो एक अंतर याद रखिएगा। दूसरा, जैन ग्रंथों को एक नाम दिया गया है, इन्हें आगम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब प्रिंसिपल्स होता है। और आगम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसमें 12 अंग, और इन 12 अंगों में भी अगर हम देखें तो यहां पर कुछ चीजें और महत्वपूर्ण है। जैसे एक ग्रंथ है आचारांग सूत्र, कुछ सूत्र साहित्य भी है, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जैनों के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। या नाया धम्म कहा, नाया धम्म कहा, ये 3 नाम कम से कम बच्चों जरूर याद रखिएगा। तो फिर एक बार सुन लीजिए। हाँ सर, महावंश और दीपवंश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दो प्लीज। टीना, मैंने आपको बताया ही, शायद आप तक मेरा मैसेज लेट में पहुंचा होगा, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। बहुत विस्तार से कोई चीज पढ़नी है तो उसकी संभावना यहाँ सीमित है, क्योंकि समय का अभाव होता है। आज मुझे ये अध्याय पूरा भी करना है, ठीक। और बाकी जितनी जानकारी मैंने दे दी, मैं मानता हूं वो फंडामेंटल लेवल पर आपके लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि दीपवंश महावंश मौर्य सम्राट अशोक के समय के भी कुछ घटनाओं का उल्लेख करता है। श्रीलंका से भारत के जो यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संबंध है उसकी भी व्याख्या इसमें मिलती है। और यह भी बौद्ध धर्म में पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं 12 अंग की। 12 अंग क्या है? जैनों का ग्रंथ है। जैन साहित्य जो प्राचीनतम साहित्य है प्राकृत भाषा में है, इन्हें आगम भी कहा जाता है। और मैंने कहा जैन साहित्य में कम से कम 3 का नाम जरूर याद रखिएगा। इन तीनों के बारे में एक बात आपको और याद रखनी कि आचारांग सूत्र में क्या है। तो आचारांग सूत्र के अंतर्गत आप पाएंगे इसमें जैन भिक्षुओं के जीवन नियम के बारे में बताया गया है। जैन भिक्षुओं के जीवन नियम के बारे में बताया गया है। तो जैन मोंक जिन नियमों का पालन करते थे, यहां पर उनका वर्णन मिलता है आचारांग सूत्र में। हाँ, देव भरद्वाज जी, सर प्लीज सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास कब कब होती है? 7 से 8 मेरी क्लासेस फिक्स हैं, और बाकी आप यहां पर सारी क्लासेस का अपडेशन ले सकते हैं कि आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सारी क्लासेस चलती हैं। बाकी मेरी क्लासेस 7 से 8 जीएस स्पेशल की फिक्स है, मैं डेली 7 से 8 आपको मिलूंगा। हाँ, तो बिल्कुल सोनम ने कहा सर दिगंबर और श्वेतांबर में बैठा था। अब ये बैठा था आपने कहा या बताने के बारे में पूछा है? इसके बारे में हम लोग बटा था आप कहना चाह रहे, सॉरी सोनम आप कहना चाह रही दिगंबर और श्वेतांबर में बटा था। नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर वो तो आप दूसरे पक्ष पर चली गई, यहां भी साहित्य की बात हो रही। तो मैं जैन भिक्षुओं के जीवन नियम के बारे में बता रहा था। वर्णन किसमें मिलता है? आचारांग सूत्र में। भगवती सूत्र में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर प्रश्न आया कि महावीर स्वामी की जीवनी किसमें मिलती है, तो महावीर स्वामी की जीवनी एक तो इसमें मिलती है, ठीक है, इनकी बायोग्राफी इसमें मिलती है। और जिस तरह से यहां पर मैंने कहा 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है किसमें, तो आपने अभी पढ़ा अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध साहित्य में। ऐसे ही भगवती सूत्र में भी बच्चों ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद के बारे में विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर क्या लगाइएगा? भगवती सूत्र। तो एग्जाम में आ गया किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो आंसर क्या लगाएंगे? अंगुत्तर निकाय। और अगर प्रश्न आ गया किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का विवरण है, तो आंसर क्या लगाएंगे? भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो महावीर स्वामी की बायोग्राफी है। आप जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए, जिसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनके समय में ही जैन धर्म को वास्तविक लोकप्रियता मिली।
इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है। इनकी जीवनी इसमें मिलती है भगवती सूत्र में। अब नया धम्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाएं मिलती हैं, यानी जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी और उसका वर्णन आप देखते हैं सुत्त पिटक में है, ऐसे महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? तो नया धम्म कहा में। तो कम से कम ये 3 तथ्य तो याद रखिएगा बच्चों। महावीर स्वामी की जीवनी किसमें? तो भगवती सूत्र में। उनकी शिक्षाएं या उनके धार्मिक प्रवचन उपदेश किसमें? तो नया धम्म कहा में। और इसके साथ साथ आचारांग सूत्र में क्या है? तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के जीवन नियम के बारे में बताया गया है। हाँ, चलिए, तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपने जैन ग्रंथों के बारे में भी जाना। अब ये तो था धार्मिक साहित्य। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किस पर? लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य की मैं बात करने जा रहा हूं। लौकिक साहित्य का मतलब होता है धर्मेतर साहित्य, यानी इसे सेकुलर लिटरेचर भी कहा जा सकता है। सेकुलर लिटरेचर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए कि जो धर्म से इतर विषयों पर है उसी को कहते हैं लौकिक साहित्य। हाँ, संजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, आप लेट हो गई तो क्लास आप यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। लौकिक साहित्य का सीधा सा मतलब है कि ये धर्म से इतर विषयों पर, यानी आप कह सकते हैं रिलीजन से एक्स्ट्रा मैटर्स पर ये लिखे गए हैं, जैसे राजनीति पर, प्रशासन पर, अन्य विषयों पर। तो इसमें 2 का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, जिसमें एक बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी गई है। और दूसरा इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा राजतरंगड़ी का। राजतरंगड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 लौकिक साहित्य है, लेकिन इन 2 का मैं विशेष तौर पर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना सबसे पहले बात शुरू करूं अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अर्थशास्त्र को आप इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये इकोनॉमिक्स पर लिखी गई बुक नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ये राजनीति या लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। यानी ऐसा नहीं कि इसमें आर्थिक विषय नहीं है, इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स भी है, लेकिन इसका जो मुख्य विषय है वो है पॉलिटिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें पॉलिटिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिद्धांत दिए गए हैं, राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें राज्य के संदर्भ में व्याख्या मिलती है, सप्तांग सिद्धांत जैसे चीजों का वर्णन मिलता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये लोक प्रशासन पर, शासन कला पर लिखी गई भारत की सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो चाहे राजनीति पर एग्जाम में आ जाए लिखी गई भारत की प्रमाणिक पुस्तक, चाहे लोक प्रशासन पर लिखी गई भारत की प्रमाणिक पुस्तक, या शासन कला पर लिखी गई भारत की पहली प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अब इसके जो रचयिता हैं, यानी जो इसके ऑथर हैं या रचनाकार हैं, अगर उनका नाम पूछा जाता है तो आचार्य चाणक्य की यह पुस्तक है। चाणक्य ने इसकी रचना की। चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका नाम था, और विष्णुगुप्त जिस एक और नाम से लोकप्रिय हुए वो नाम था कौटिल्य। यानी चाणक्य का ही एक नाम कौटिल्य भी है और चाणक्य का ही एक नाम विष्णुगुप्त भी है। तो ये तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। और चाणक्य ने राजनीति या लोक प्रशासन पर एक बहुत बेहतरीन रचना तैयार की जिसका नाम अर्थशास्त्र है। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह बात भी ध्यान रखिएगा कि इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है।
मौर्य प्रशासन के संदर्भ में भी इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में इसमें वर्णन मिलता है। तो एक प्रश्न तो बन सकता है कि राजनीति या लोक प्रशासन पर लिखी गई प्राचीन भारत की पहली प्रमाणिक पुस्तक किसे मानते हैं? अर्थशास्त्र को। दूसरा प्रश्न बन सकता है इसके रचनाकार कौन है? तो चाहे ऑप्शन में चाणक्य रहे, चाहे कौटिल्य नाम रहे, या इनका निकनेम था विष्णुगुप्त, चाहे विष्णुगुप्त नाम रहे, ये इसके रचनाकार हैं। और तीसरी बात हो गई कि किस राजवंश से संबंधित प्रशासनिक विवरण मिलता है इस ग्रंथ में? तो मौर्यों का प्रशासन इसके अंतर्गत वर्णित मिलता है। अब यहां पर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैंने एक दूसरी बुक का भी जिक्र किया, राजतरंगिणी, उसके बारे में भी एक बात और बताना चाहूंगा। राजतरंगिणी के बारे में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? एक प्रश्न तो ये बन सकता है। तो जब भी रचयिता की बात करेगा, यानी इसकी रचना किसने की, इसके ऑथर कौन है, तो आप सब जानते होंगे कल्हड़ नाम के एक महान विद्वान हुए कश्मीर के, उन्होंने ये रचना तैयार की थी। तो इसका श्रेय जाता है कल्हड़ को। और कल्हड़ कश्मीर के एक महान विद्वान थे, कश्मीर के पंडित थे। तो कश्मीर के पंडित या कश्मीर के विद्वान कल्हड़ ने यह रचना तैयार की थी, राजतरंगिणी। यानी अगर इससे पूछा जाए कि इसमें किस राज्य का इतिहास मिलता है, तो इसमें कश्मीर के राजवंशों का इतिहास मिलता है, यानी इसमें कश्मीर की हिस्ट्री मिलती है। ये तथ्य भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसे भारत की प्रथम ऐतिहासिक रचना माना जाता है। इसे भारत की प्रथम ऐतिहासिक रचना माना जाता है। ये किस सेंस में प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है, जरा अब इसको समझिए। यानी इसमें पहली बार ऐतिहासिक विवरण है, हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें लिखी गई, इसीलिए इसे एक ऐतिहासिक रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी हिस्टोरिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज रचित हो, घटनाक्रम का उल्लेख समयबद्ध तरीके से किया गया हो, ऐसा राजतरंगिणी में मिलता है। तो इसीलिए इसे भारत के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के तौर पर स्वीकार किया गया। तो ये कम से कम तथ्य इससे ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अर्थशास्त्र या चाणक्य के बारे में आपको बता दूं कि चाणक्य की तुलना यूरोपीय राजनीति शास्त्री या यूरोपीय राजनीतिक विद्वान मैकियावेली से किया जाता है, और इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली, ठीक है। तो मैकियावेली कौन थे? मैकियावेली हालांकि अगर देखा जाए तो ये इटली के एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन थे, इटली के ये राजनेता थे या राजनीतिज्ञ थे, कह लीजिए राजनीति के विद्वान थे। और मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र पर, हालांकि ये हुए हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में, 15-16 सेंचुरी एडी के हैं मैकियावेली, लेकिन यूरोप में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि आधुनिक राज्य की संकल्पना पर इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया। इनसे तुलना की गई है चाणक्य की। यूरोपीय लोगों ने चाणक्य को भारत के मैकियावेली के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, जैसे आपने हिस्ट्री में प्रश्न देखा होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ऐसे ही यहां पर पूछ सकता है भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है, तो आंसर लगाइएगा चाणक्य। मैकियावेली यहां ध्यान रखिएगा यूरोप के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। आदित्य, वेरी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तथ्य भी आपने जान लिया, राजतरंगिणी के बारे में भी जान लिया। अब ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिस पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार कौन है, यह परीक्षा में आ सकता है। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मृच्छकटिकम किसने लिखी है, मृच्छकटिकम की रचयिता कौन है, इसके आथर कौन है। या इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, इन सब ग्रंथों को लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। या इसी तरीके से महाभाष्य की रचना किसने की है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, या इसी तरीके से हर्षचरित की रचना किसने की है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। या इसी तरीके से कादंबरी नाम का ग्रंथ किसने लिखा है या इसके रचनाकार कौन है, इस तरह की पुस्तक पर रचना पूछी जा सकती। तो जब हम मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त इसका आंसर होगा।
इसी तरीके से मृच्छकटिकम की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शूद्रक की रचना है। अष्टाध्यायी की बात करें तो इसकी रचना किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने। ऐसे ही महाभाष्य की रचना किसने की थी, तो महर्षि पतंजलि ने। और फिर इसी तरीके से हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाण भट्ट ने। और ऐसे ही कादंबरी की रचना भी किसने की थी, तो बाण भट्ट ने। तो इस तरह से बच्चों लौकिक साहित्य के अंतर्गत चाहे दरबारी कवियों द्वारा कोई रचना हो, चाहे ऐतिहासिक विवरण देने वाली रचनाएं हो, या इस तरह के कोई भी ग्रंथ है, तो उसे जो धर्म से इतर विषयों पर व्याख्या करते हैं उन्हें कहा जाता है लौकिक साहित्य। तो कम से कम साहित्यिक स्रोतों में ये सब बातें फंडामेंटल है, आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टीना पांचाल जी, चाणक्य के जन्म के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध होगा तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। जानकारी वही दी जा सकती जिसका प्रमाण उपलब्ध हो। यदि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो बिना प्रमाणों के कोई जानकारी नहीं हो सकती। इतिहास में जो कुछ भी आप पढ़ रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई आधार है, कोई ना कोई प्रमाण है जहां से ये बातें पता चलती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर अंत में आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण की यानी फॉरेन अकाउंट्स की। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय आज समाप्त होता है बच्चों, और अगला लेक्चर मैं शुरू करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन मैं फॉरेन अकाउंट्स की बात करूं तो इसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मेगास्थनीज की अगर बात की जाए तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका, इसका आपसे प्रश्न में जिक्र जरूर आ सकता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक चाइनीज है फाहियान, जो भारत की यात्रा पर आए थे फाहियान। इन्होंने फोक क्योकी नाम से एक यात्रा विवरण लिखा है। फोक क्योकी किसकी रचना है, तो फाहियान की, और भारत आने वाले ये पहले चीनी यात्री थे। इसी तरीके से ह्वेनसांग का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ह्वेनसांग की जो रचना है उसका नाम है सीयू की, जिसमें इन्होंने अपना यात्रा विवरण प्रस्तुत किया है। या अरबी स्रोतों से अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे एक नाम आता अल बरूनी का, अल बरूनी। ठीक है, और अल बरूनी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नाम की रचना तैयार की थी, जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वो चाहे यूनानी विवरण हो, यूनानी विवरण में मेगास्थनीज, फाहियान, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ह्वेनसांग, जो यहाँ पर फाहियान और ह्वेनसांग चाइनीज विवरण में इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। और अलबरूनी का नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा अरबी स्रोतों में महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, वकील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूछा है सर आप कहाँ से हैं, तो मैं भारतीय हूँ, बस यही मेरी पहचान है। बाकी कहाँ से हैं तो आप कह सकते हैं सारा जहां मेरा है। चलिए फिलहाल कभी विस्तार से बताएंगे अपने बारे में, अभी समय सीमित है। तो मेगास्थनीज ने यूनानी विवरण जो प्रस्तुत किया इंडिका, मौर्य काल के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अन्य भी बहुत सारे यूनानी विवरण मिलते हैं, चाहे वो डायनीसियस था, या फिर इसी तरीके से यहां पर अगर आप पाएं कि सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ यूनानी इतिहासकार भारत की तरफ आए, या चाहे हेरोडोट्स की रचना हिस्टोरिका थी, प्लिनी की रचना थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सभी विदेशी स्रोतों से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिन स्रोतों का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं। तो इस नजरिए से आप कम से कम बच्चों साहित्यिक स्रोत पर इतनी जानकारी रखिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने इस सेशन को समाप्त करूंगा। हाँ सविता, बिल्कुल। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। वकील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस उत्साहवर्धन के लिए। और अब यहां पर आज आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। मैंने पिछले लगभग प्रॉपर तरीके से 4 लेक्चर इस पर लिए। आगे जब मैं लेक्चर लेकर आऊंगा तो इस अध्याय पर प्रश्न भी आपके सामने होंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर आप सब देंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अगली क्लास शुरू करने जा रहा हूं प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया पर, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों के बारे में। कल के लेक्चर में आपको कुछ जानकारी दूंगा।
तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। एक बार पुनः बता दूं कि आज अभी 9:30 बजे एक महाघोषणा आपको मिलेगी जिसमें आपको DSSB से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप सबको वेरी वेरी गुड नाइट, अलविदा। हम लोग कल फिर मिलते हैं शाम को ठीक 7 बजे अपने हिस्ट्री वाले सेगमेंट के साथ GS स्पेशल की सीरीज में। धन्यवाद।